बेसुध हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पर अपने कपड़े पहने हैं और आधे हिस्से पर कपड़े नहीं पहने हैं, जो 1 घंटा 40 मिनट में 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और वो ऐसी जगह से अपनी दूरी तय करती है जहाँ पर सारी बसें चल रही होती हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं और जहाँ पर पुलिस भी तैनात होती है और जहाँ पर व्यक्ति भी आ जा रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की को कोई नहीं देखता। और कैमरे भी लगे हुए होते हैं, कैमरे में भी वो लड़की नहीं आती है। भला मानस राहगीर जो होता है वो उसे देख लेता है और उसे देखने के बाद जब वो इसके करीब जाता है तो वो देखता है कि इसके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून बह रहा था। तो वो कुछ नहीं करता, वो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और कहता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की यहाँ पर पड़ी हुई है और जिसकी हालत बहुत ख़राब है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे मौके पर पहुँच जाते हैं और मौके पर पहुँचने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। वे एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जब डॉक्टर वहाँ के बताते हैं कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से एक एसीपी होती हैं जिनका नाम ऐश्वर्या सिंह होता है। अब ऐश्वर्या सिंह जो होती हैं ये ठान लेती है और कह देती हैं कि अगर जब तक मैं इसके गुनहगारों को नहीं पकड़ूंगी मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वे अपने साथ जो उनके साथ काम कर रहे थे उनसे भी कहती है कि अगर आपको कुछ खाना है, कहीं जाना है, तो आप मेरी टीम में नहीं आएंगे। मेरी टीम में वही आएगा जब तक मेरे साथ रहेगा और जो ये लड़की है इसको इंसाफ नहीं दिलाएगा। वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। अब वे ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन वे पता करे तो करे कैसे कि आखिर इसके साथ किसने ऐसा किया है और वे लोग कौन हैं। और कई दिनों के बाद जब जाकर पता चलता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं और सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो चले बिना देरी के घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जहाँ पर एक जो लड़की होती है जिसने आधे कपड़े पहने हुए थे और आधे कपड़े नहीं पहने हुए थे अपने शरीर पर, वो एक रोड के किनारे पड़ी हुई थी, जहाँ पर उसे एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो देख लेता है। और जब उसे वो देखता है तो जब उसके पास जाता है तो पास जाकर देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून निकल रहा है। तो पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वालों को फ़ोन करने के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद तो वहाँ पर जब डॉक्टर बताते हैं कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो जो एसीपी ऐश्वर्या सिंह होती है जब उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो लड़की बेसुध हालत में होती है और कुछ बताने की हालत में नहीं होती है। उसके दिमाग को बहुत आघात गई हुई थी। अब एसीपी ऐश्वर्या सिंह सोचने लगती है कि अब हमें पता लगेगा, तो पता लगेगा कैसे, आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है और इसके साथ ऐसा किसने किया है, यही तो हमें सब कुछ बता सकती है। अब एसीपी ऐश्वर्या सिंह जो होती हैं इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये अपनी ही जो इनकी टीम होती है उसमें से एक सिपाही महिला को निकालकर उनसे कहती हैं कि तुम इससे जाकर बात करो और अपनी वर्दी में मत जाना, सादे कपड़ों में जाना और इसके पास सोशल वर्कर की तरह जाना और अच्छे से बातचीत करना, इसे अपना दोस्त बनाना और उससे बहुत प्यार से बात करना ताकि ये तुमसे हमदर्दी जताए और सब कुछ बता दे कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। अब एसीपी ऐश्वर्या सिंह जो होते हैं महिला सिपाही को सादे कपड़ों में उसके पास भेज देती हैं। उसके पास भेजने के बाद वो एसीपी महिला के द्वारा जो भेजी गई सिपाही होती है वो उसका बहुत ध्यान रखती है और उसे जो ज़रूरत पड़ती थी उसे देती थी और ज़रूरत की सब चीज़ें ला कर देती हैं। अब ये जो लड़की होती है जिसके साथ गलत काम हुआ था, ये जो सोचने लगती है कि ये मेरी हमदर्दी है और ये मेरे साथ है और वो सोचने लगती है कि मुझे अब कुछ बताना चाहिए, उसके दिमाग में बस ऐसे ही आता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो जो महिला सिपाही होती है इससे पूछती है कि क्या हुआ। तो जो जिसके साथ गलत काम हुआ था ये बताती है कि ये जो लड़की है ये उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में इसने सोशल वर्कर का कोर्स किया हुआ था। सोशल वर्कर के साथ साथ इसने नर्सिंग भी की हुई थी। अब ये उड़ीसा में अपना रह ही रही थी तो इसका दोस्त जो होता है दिल्ली में रह रहा होता है। जो उसका दोस्त होता है वो इसे कॉल करता है और कहता है कि तुम उड़ीसा में रह रही हो, वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में बहुत सारा काम है, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पर आप करियर की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकती हैं। अब ये लड़की जो होती है ये अपनी दोस्त की बात मानकर दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद ये अपने दोस्त के साथ रहने लगती है और दोस्त के साथ जब रहने लगती है तो अपने दोस्त के साथ रहते रहते ये ऐसे बच्चों की मदद करती थी जो गरीब बच्चे होते थे, गरीब औरतों की मदद करती थी और असहाय जो व्यक्ति होते थे उनकी मदद करती थी। ये ऐसे ही कर रही थी। इसका जो दिल होता है वो बड़ा ही नेक होता है। जो बच्चों की मदद करती थी तो उनसे कहती थी कि तुम बड़े होकर कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनना और मेरी तरह ही कुछ करना। मतलब कि वो बच्चों की जो लिए कर रही थी वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसका दोस्त जो होता है सोचने लगता है कि मेरा ही खा रही है और इसे कुछ काम हिलना नहीं है, ये
जो ये लड़की है ये सोशल वर्कर है, लेकिन मैं जॉब करता हूँ और ये मेरे साथ रह रही है, वो भी कहीं ना कहीं इससे परेशान होने लगा था। अब वो जो दोस्त होता है उसका, वो जब परेशान होने लगता था तो उससे दूरियां बनाने लगता है। अब ये लड़की जो होती है कहती है कि मुझे जब ये चीज़ दिखी तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं इससे अलग रहना चाहती हूँ। तो अपना दोस्त का घर छोड़ देती है और दोस्त का घर छोड़ने के बाद वो किशनगढ़ में नन के साथ रहने लगती है। वो किशनगढ़ में नन के साथ रह रही होती है। तो नन जो होते हैं वे भी ऐसी होते हैं जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, गरीब महिलाओं की मदद करते हैं और ऐसा ही व्यक्ति जो होते हैं उनकी मदद करती है। अभी लड़की उनके साथ यही काम कर रही थी और अच्छे से रह रही थी, लेकिन इसका जो मानसिक संतुलन होता है बिगड़ जाता है। इसका जो ये दिमाग होता है थोड़ा सा घूमने लगता है। एक पढ़ी लिखी जो लड़की जिसने सोशल वर्कर का काम कर रखा है, जो एक नर्सिंग है, उसका दिमाग कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। और एक दिन वो जो ननों के साथ रहती थी वहाँ से आकर वो आ जाती है और वहाँ से आने के बाद वो ऐसी जगहों पर रहती थी जहाँ पर बसों के ठिकाने होते हैं, रेलवे के स्टेशन पर, जिसके पास यहाँ पर रहने लगती है। अब जब ये ऐसे ही रहने लगती है तो नन जो होते हैं जुलाई सन 2024 में इसकी रिपोर्ट भी करवाती हैं कि एक लड़की हमारे साथ रह रही थी लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं रह रही, ना जाने एक दिन अचानक कहाँ चली गई। वे रिपोर्ट भी करवाती हैं। अब ये लड़की जो होती है ऐसे ही रह रही थी। अब ये लड़की ऐसे ही रहकर बच्चों की मदद कर रही थी और गरीब औरतों की मदद कर रही थी। एक रात 10 और 11 अक्टूबर सन 2024 को एक व्यक्ति होता है प्रमोद और एक व्यक्ति होता है शमसुल। ये प्रमोद जो होता है ये एक कबाड़ी वाला होता है, शमसुल जो होता है ये एक भिखारी होता है और जिसके 2 पैर भी नहीं होते और जिसके हाथ भी सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। अब इन दोनों की नज़र इस लड़की पर जाती है और जब इस लड़की पर इनकी नज़र जाती है तो इनकी नीयत बिगड़ जाती है। और इनकी नीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि उस लड़की को ये अपने साथ लेकर आते हैं और अपने साथ लाने के बाद रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में ले जाने के बाद इसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। और जब इसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं तो लड़की इस स्थिति में नहीं होती कि इनका विरोध कर सके। जो लड़की का मानसिक संतुलन होता है वो सही नहीं होता है। जब ये दोनों इसके साथ बलात्कार कर रहे होते हैं तो एक जो ऑटो वाला होता है उसकी नज़र इन तीनों पर जाती है और जब उसकी नज़र इन तीनों पर जाती है तो इन्हें देख लेता है और देखने के बाद वो इन तीनों को अपने ऑटो में बिठाता है। ऑटो में बिठाने के बाद रिंग रोड कोटला के पास एक किला लगता है, वहाँ पे एक पीछे सर्विस रोड होती है, वहाँ पर ले जाने के बाद ये उसके साथ तीनों मिलकर फिर से बलात्कार करते हैं और सामूहिक बलात्कार करते हैं। ये तीनों उसके साथ बारी बारी से गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे और वो लड़की जो थी वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। अब ये ऑटो वाला और कबाड़ी वाला और ये भिखारी जो होता है, जब इनका मन भर जाता है और इनकी हवस पूरी हो जाती है तो ये तीनों जो होते हैं उस लड़की को आधे कपड़ों में नहीं छोड़कर ये अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। अब ये लड़की जो होती है 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करके एक जगह पर पहुंच जाती है और जिस जगह पर इसे कोई नहीं देखता है, ना ही कोई गाड़ी वाला देखता है, ना ही कोई इसे कार वाला देखता है और ना ही इसे कोई आने जाने वाला देखता है। अब सुबह के 3 के लगभग टाइम हो चुका था और 3 के लगभग जब टाइम हो चुका था तो एक सेना का व्यक्ति होता है जो उसे देखता है और देखने के बाद जब इसके करीब जाता है तो समझ जाता है कि इसके साथ गलत काम हुआ है। गलत काम हुआ है तो वो पुलिस वालों को कॉल करता है और पुलिस वालों को कॉल करने के बाद उनको बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब महिला सिपाही उसकी ये बात सुनती है तो वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे आजकल की जो व्यक्तियों की मानसिक स्थिति है वो कितनी ख़राब होती जा रही है। वो किसी लड़की को देखने के बाद भी कैसे विचलित हो जाते हैं, उनकी हवस कैसे बढ़ जाती है कि वे एक लड़की के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब महिला सिपाही उसकी बात सुनने के बाद जब एसीपी ऐश्वर्या सिंह को ये बात बताती है तो एसीपी ऐश्वर्या सिंह जो होती हैं इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हमारे देश में आज भी जो ये रेपों की घटना है ये रुक नहीं रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। अब एसीपी ऐश्वर्या सिंह को उनके बारे में पता तो चल गया था, उन्हें ये पता चला था कि एक ऑटो वाला था। ऐश्वर्या सिंह जो होती है अपनी 10 टीमों का गठन करते हैं जो इनके नेतृत्व में होता है। अब इन्हें ढूंढने में लग जाती है जिन्होंने इस लड़की के साथ इतना गंदा कृत्य किया था। अब ये 700 कैमरे खंगालती है। 700 कैमरे खंगालने के बाद 150 ऑटो वालों को बुलाती है जो संदिग्ध रूप में बुलाती है। अब इन्हें जैसे ही एक वीडियो में दिखाई देता है कि लड़की आ तो रही है लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसके साथ ऐसा किसने किया। अब और 21 दिनों में आखिरकार पुलिस जो होती है इन तीनों को ढूंढ कर निकाल ही लेती है और तीनों को ढूंढने के निकालने के बाद इन्हें जेल में भेज देती है और जेल में भेजने के बाद कहती है कि तुम्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये केस जो होता है निर्भया कांड की याद दिलाता है। ऐसा ही निर्भया कांड में हुआ था जिसमें जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने उसके साथ किया था और यहाँ पर भी कुछ निर्भया कांड जैसा कम नहीं हुआ है।
पर निर्भया कांड में जो व्यक्ति होते हैं उनको तो फांसी हो गई थी, वे तो मर चुके थे, लेकिन क्या यहाँ पर ये जो लड़की के साथ इन्होंने ये सब किया है, क्या इनके साथ भी यही सब होगा? और इनकी स्थिति तो देखो, जो एक कबाड़ी वाला होता है, एक ऑटो वाला होता है और एक ये भिखारी होता है, एक लड़की के साथ इतना गंद करते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी कमेंट में आप जरूर बताइएगा और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या दिल्ली राजधानी में हमारी जो रेप की घटना है वो कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? क्या दिल्ली राजधानी में आज भी जो घटनाएं हो रही हैं वे दिन में ना जाने कितनी हो जाती हैं और कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो इनको सोचा भी नहीं जा सकता? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।